अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज जीरो बट एवरेज ऑफ स्केलर ऑफ वेलोसिटीज इज नॉट जीरो। तो कहते हैं हमारे पास जो गैसेज होती हैं वो रैंडम मोशन में होती हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, और अगर कोई मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे होंगे तो जो अदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे और उनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट को नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल v माइनस वी डिवाइडेड बाई टू, मतलब आप दो वेलोसिटीज ले रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, v माइनस वी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। लेकिन कहते हैं अगर इसका स्क्वायर करके उसको एवरेज लें, v का स्क्वायर लेंगे तो v स्क्वायर प्लस माइनस v का स्क्वायर लेंगे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 तो वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। कहते हैं व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ टायर इंक्रीजेस व्हेन इट इज ड्रॉन सम डिस्टेंस। अगर गाड़ी जो है वो थोड़े डिस्टेंस तक अगर मूव ऑन करती है तो जो उसकी गाड़ी का टायर होता है ना उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है गैसेस का। कहते हैं क्यों, क्योंकि जब गाड़ी मूव ऑन करती है ना तो वर्क डन कर रही होती है, फ्रिक्शन जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है ना उसके अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ रहा होता है। वो वर्क जो होता है वो बेसिकली हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी की फॉर्म में, और हीट जो है वो जो टायर के अंदर गैस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उनकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनका प्रेशर बढ़ जाता है। कहते हैं सर्टन सॉरी सिस्टम अंडरगो फ्रॉम दिस स्टेट P1 V1 टू सेकंड P2 V2 स्टेट। आपके पास इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आता है, आपके पास ये डायग्राम शो की हुई है, कहते हैं शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं है बच्चे। इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ रिलेट करवाया जाता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है। फिगर से पता चल रहा है कि ये किसके ऊपर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो इसलिए उसमें भी किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं वेरिएशन है वॉल्यूम की, वो फिगर्स गिवन है डिफरेंट, आप बताओ किस में इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इसको देखते हैं हमारे पास फिगर्स को, ये आपके पास डिफरेंट फिगर्स गिवन है। फॉर एग्जांपल ये वाली, अब ये देखिए ये सारी की सारी जो फिगर्स है ना ये क्लोज्ड है, मतलब यहाँ से अगर बॉडी स्टार्ट हो रही है ए से तो वो एंड भी ए पे ऊपर ही जाके हो रही है। यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रही है ए पे जा रही है, ए से स्टार्ट हो रही है ए पे जा रही है, मतलब सारे साइक्लिक की है। इनिशियल और फाइनल स्टेट सबकी क्या है, सेम है। इंटरनल एनर्जी याद रखिएगा ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इनिशियल स्टेट पर फाइनल पे। इस सब में ये सारे साइक्लिक है तो इसलिए किसी किस्म का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे कहते हैं स्पेसिफिक हीट जो है ना गैस की एट कांस्टेंट प्रेशर वो ग्रेटर होती है कांस्टेंट वॉल्यूम बाय। अगर आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर देते हो ना हीट एनर्जी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए 1 केल्विन, तो वो हीट एनर्जी कुछ पार्ट तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहा होता है, बाकी उसका वर्क डन के इंक्रीज करने में, मतलब वर्क डन करने में यूज हो रहा होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोगे तो जितनी हीट एनर्जी होगी वो सारी की सारी यूज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो यहाँ पे ही बात करें अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एनर्जी देते हो तो उसका कुछ पार्ट जो है वर्क भी करने में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, बाकी जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर सारी की सारी हीट एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रही होती है, टेम्परेचर में, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर ट्रांसफर टू और फ्रॉम दिस सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम चेंजेस। और ये हमने पढ़ा हुआ है, ये एडियाबैटिक सिस्टम होता है जिसमें प्रोसेस होता है कोई हीट एंटर या एक्सिट नहीं होती। तो हमारे पास अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसको देखें तो क्यू की जगह जीरो हो जाएगी, मतलब कोई हीट ना एंटर हो रही है ना एक्सिट हो रही है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आप क्या करें, डेल्टा यू को इधर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगी, अगर डब्ल्यू को इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। हीट एनर्जी कब हमारे पास इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, जब एक्सपेंशन होगी, मतलब अगर कोई गैसेस अपनी एनर्जी यूज करके एक्सपैंड करेंगी ना तो वो होगी हमारे पास इंटरनल एनर्जी उनकी कम होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंप्रेशन करोगे, बाहर से काम करोगे, सिस्टम को कंप्रेस करोगे तो सिस्टम के ऊपर काम होगा तो वो हमारे पास होगा वर्क डन नेगेटिव होगा।
कहते हैं ओवरऑल इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, जो अगर जो टायर है उसमें से रैपिड एक्सपेंशन होते हैं, क्या क्लाउड फॉर्मेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं साउंड वेव से गुजर रही होती है, जो कंप्रेशन रेफ्लेक्शन जनरेट हो रहे होते हैं। और आप लोगों ने ना ये पढ़ा हुआ है इसमें लैप्लास करेक्शन में भी, क्या एडियाबैटिक प्रोसेस होता है कि जिसमें कंप्रेशन रिफ्रैक्शन जो है ना वो जनरेट हो रहे होते हैं। कहते हैं ऐसा पॉसिबल है कि आप इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सको, अगर ऐसा पॉसिबल है तो कोई एग्जांपल दे। तो जी ऐसा पॉसिबल है कि आप इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सको। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने का मतलब है कोई काम करें। कहते हैं इसका जो बेस्ट प्रोसेस होता है ना वो होता है कि जब गैसेस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर रहे होते हैं, इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करवा रहे होते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन की होती है कि जब गैसेस होती है ना उनकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है तो उनका टेम्परेचर कम होता जाता है, वर्क डन होता जाता है, ऊपर जाके वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई होके वो फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इसको लिक्विफिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। कहते हैं ऐसा पॉसिबल है आप हीट इंजन कंस्ट्रक्ट करो जो कि किसी किस्म के एटमॉस्फेयर में हीट लॉस ना करे। कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो है अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हीट इंजन कोई ऐसा बना सको जो किसी किस्म की हीट लॉस ना करे। हर इंजन जो कोई ना कोई हीट लॉस करता है। कहते हैं अ थर्मोफ्लास्क कंटेनिंग मिल्क इस सिस्टम एज शेकन रैपिडली डज इट टेम्परेचर। आपके पास एक थर्मोफ्लास्क में दूध है, आप उसको बड़ी स्पीड के साथ शेक करते हो, हिलाते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब आप उसको शेक कर रहे हो, उसको हिला रहे हो, तो उसका मतलब आप वर्क कर रहे हो, आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्ट होगी उसकी किस फॉर्म में, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आप उसको शेक कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द रूम टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन द एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन द टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। कि अगर आप एयर कंडीशनर जो है ना वो रूम के दरमियान में रख दो तो क्या इफेक्ट आएगा। कहते हैं जो टेम्परेचर है ना रूम का वो डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली से इंक्रीज हो जाएगा। आप लोगों ने एयर कंडीशनर का देखा होगा, कुछ पार्ट जो है ना वो रूम के अंदर होता है, कुछ पोर्शन बाहर होता है। जो रूम के अंदर वाला होता है वो क्या कर रहा होता है, मतलब वो उस चीज को ठंडा कर रहा होता है रूम को, लेकिन जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो वार्म गैसेस जो है ना उसको एग्जिट करवा रहा होता है, गर्म हवा बाहर निकाल रहा होता है। कहते हैं अगर पूरे का पूरा एयर कंडीशनर आप रूम के दरमियान में रख दो तो उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, रूम को ठंडा करेगा, लेकिन जो बैक वाला पोर्शन होता है ना वो क्या करेगा, उसको रूम को हीट अप करेगा। कहते हैं टेम्परेचर कम तो नहीं होगा, हाँ लॉस होने की वजह से आपके रूम का टेम्परेचर जरूर थोड़ा सा बढ़ सकता है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कंडीशनर जो है ना अगर रूम के दरमियान में रखा जाए तो वो गैसेस को ऑब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है, मतलब हीट को ऑब्जॉर्ब भी करेगा और उसको इजेक्ट भी करेगा, मतलब रूम को ठंडा भी करेगा और गर्म भी करेगा उसी हिसाब से। तो टेम्परेचर जो है वो अनचेंज रहेगा। लेकिन हमें पता है हर एक में कुछ ना कुछ लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो हम कहते हैं टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज होगा। कहते हैं कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल करवाया जा सकता है। वो कहते हैं टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है। वो यहाँ पे ही बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हीट एनर्जी, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर सेम है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, हीट एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट होगी किसमें, वर्क डन में, या फिर आप वर्क डन को कन्वर्ट करवा सकते हो किसमें, हीट एनर्जी में। तो ये करवाया जा सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल उन्होंने भी आपको दे दी हुई है कि आप जब कंप्रेशन करवा रहे होते हो तो हीट बाहर निकल रही होती है, आप मैकेनिकल काम वर्क कर रहे होते हो, मतलब गैस को कंप्रेस करवा रहे होते हो, हीट एनर्जी बाहर एग्जिट हो रही होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं हमारे पास आप बताएं कि जो इंट्रोपी है सिस्टम की वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। इंट्रोपी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है वो कितनी, या काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है। कहते हैं एंट्रोपी जो है ना फ्रिक्शन की वजह से वो हमेशा इंक्रीज ही होती है। एंट्रोपी का ये फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। फ्रिक्शन की वजह से हीट लॉस होता है, ठीक है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है, हीट की फॉर्म में लॉस हो रही होती है, जिसकी वजह से जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या होगी,
इंट्रोपी इंक्रीज होगी। इंट्रोपी रैंडमनेस या एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करवाई जाती है। कहते हैं एग्जाम्पल दें नेचर प्रोसेस की जिसमें इंक्रीज आ रहा हो इंट्रोपी में। इंट्रोपी का ये फार्मूला कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। नीचे आइस जब फ्रीज हो जाता है ना पानी, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं, लेकिन जैसे वो मेल्ट होती है तो वो लिक्विफाई हो जाता है और लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं। आगे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। मुझे एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना हीट एंटर होती है ना एग्जिट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। जो फास्ट होते हैं ना, क्विक प्रोसेस होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो इसमें केमिकल एक्सप्लोजन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कहते हैं आइडियल हीट इंजन जो है वो क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी होगी। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं हो सकती। आइडियल की भी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, 100% नहीं होगी। स्टिल इस चैप्टर में मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज।